पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तूफान सा आया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस छोड़ के सपा में ज्वाइन हो गए। लेकिन यकीन मानिए, सिर्फ इतना कहभर मात्र देना उस शख्सियत के साथ न्याय नहीं होगा। अगर आपको जानना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कौन हैं, तो आपको चलना पड़ेगा काशीराम जी की यात्राओं में। आपने काशीराम का नाम सुना होगा। इस समय देश में, प्रदेश में कुछ चुनिंदा लोग बचे हैं जिन्होंने उनके साथ सड़कों पे काम किया है, ज़मीन पे काम किया है। उसमें से एक है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने उनके साथ रोटी को पानी में बोर के भी खाया है और राजनीति जब आगे बढ़ी तो उन्होंने समाज के लिए काम भी किया है। अभी जब हम उनसे बात करेंगे तो आपको जितनी ही सरलता से वो उर्दू के जो है शायरी सुनाएंगे और उसका अर्थ समझाएंगे, उतने ही सटीक तरीके से गीता के श्लोक को भी सुनाएंगे और आपको उसके अर्थ समझा के सामाजिक सौहार्द के बारे में कहेंगे। और अगर आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चेहरे से देखते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश में एक जुमला सा उछला हुआ है कि क्या वो आजम खां साहब के रिप्लेसमेंट है या मुस्लिम चेहरे के लिए रूप में उन्हें सपा में शामिल किया गया है, तो आगे की बातचीत जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी राजनीति के लिए क्या नज़रिया है। स्वागत करता हूं मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। आपका भी स्वागत है। नसीमुद्दीन जी, मैं आपसे ये अगर सवाल करूं कि आप कांग्रेस छोड़ के सपा में क्यों आए, तो इसका जवाब आप जब से आपने ऐलान किया है तब से दे ही रहे हैं। आपका सपा में सक्रियता भी दिखने लगी है, आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है समाजवादी पार्टी में अभी तक जो 24-48 घंटों का आपका जो कार्यकाल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी में एक ये है कि जो भी काम करने वाले लोग हैं वो खाली नहीं रहते हैं। जो काम करना चाहता है उसको काम दिया जाता है, और जो जिस स्तर का काम करना चाहता है उसकी कैपेसिटी के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जाता है। अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, हर कोई इस कोशिश में है कि पीडीए अगर मजबूत है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ पीडीए वो भी है जो अपर कास्ट का है, जिसका हक मारा गया है, बहुजन समाज जिसको हम कह लें। तो अगर पीडीए मजबूत है तो फिर ये प्रदेश मजबूत है, ये देश मजबूत है, और हमारी समाजवादी पार्टी भी मजबूत है। इस उद्देश्य से मैंने जो महसूस किया है कि यहाँ काम हो रहा है। नसीमुद्दीन जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी की जो कोर टीम है, जो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, उसमें सीनियर के साथ बहुत ही यंग लोगों का भी कॉम्बिनेशन है। तो आपने हालांकि ज्वाइन करते समय कहा था कि मैं अपने आप को सबसे जूनियर मान के काम करूंगा, लेकिन एज अ सीनियर लीडर आजकल की पॉलिटिक्स भी बदली है, एआई का टाइम आ गया है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। कितना कठिन लगता है, कितना सहज पाते हैं आप उन चीज़ों से कनेक्ट करने में, और किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं की तरफ से? देखिए, अभी लोग जो मिलने आए थे या अभी बैठे हैं जी, ज़्यादातर युवा हैं, और युवा जहाँ एक तरफ मुझसे मिलना चाहते हैं, वहाँ मेरा बेटा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, कम उम्र में लड़ा था, 21 साल की उम्र में लड़ा था, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, उससे भी मिलना चाहते हैं। तो जब तक युवा नहीं तैयार होंगे, चाइना में हुआ क्या है, उन्होंने कहा कि भाई फैमिली प्लानिंग के तहत आबादी नहीं बढ़ना चाहिए। अब बूढ़े बूढ़े सब बच्चे हैं, युवा कोई है ही नहीं आगे, तो आगे चलेगा कैसे? ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस पीढ़ी को नहीं तैयार करेंगे, हम भी तो कभी युवा थे, मैं भी तो कभी बच्चा था, अगर मुझे नहीं तैयार किया होता तो मैं यहाँ कैसे पहुँच जाता? तो ये समाजवादी पार्टी का ये कि हर जगह हर वर्ग की ज़रूरत है, वो चाहे महिलाएं हों, वो चाहे पुरुष हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों, सबका अपना अपना काम है, और यहाँ सबको अपना अपना काम दिया जाता है। मेरा सवाल साहब आपसे ये था कि जैसे कल आप सुनील सिंह साजन जी से मिले, या और भी इस तरीके के युवा नेताओं से आपके साथ बातचीत चल रही होगी और आपने काम शुरू कर दिया, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है या जो मीडिया में हलचल है कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही उसके लिए 27 के लिए काम करना शुरू कर दिया है, तो इन लोगों को आपको किस तरीके का समर्थन मिल रहा है पार्टी में? आपको उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जो सोच नहीं सकता था उतना सम्मान मिल रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था। अभी ये उपाध्यक्ष बैठी थी, मेरी छोटी बहन ही है, समाजवादी पार्टी की, अग्रवाल जी,
वो अभी आपने बात नहीं सुनी है, नहीं तो आप ये प्रश्न नहीं उठता। सम्मानित तो है। जलाल उसमें अम्बेडकर नगर से आए थे, जलालपुर से लोग, ब्लॉक प्रमुख भी थे जो चुनाव लड़े थे, और एक बहुत बड़े लीडर थे शेर बहादुर सिंह जी, जो हमारे साथ काम किए हैं, मुझसे काफ़ी उम्र में ज़्यादा थे, उनके बेटे भी आए थे। तो युवा हैं, एमएलए का भी चुनाव लड़े, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो ये सम्मान ही तो है। बिल्कुल। पूरे प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आए, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग आए, और आप विश्वास नहीं मानेंगे महाराष्ट्र के लोग आए। एक मैं ऐसी भाषा आपको सुनाता हूँ आसाम की। उन्होंने पहले वॉइस भेजी, फिर ये कहा हम इतने लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, और मैक्सिमम युवा हैं, और फिर कल मुझसे मिल करके 21 लोग गए, गुवाहाटी से आए। तो ये क्या है? नसीमुद्दीन जी, एक चीज़ तो मैंने देखी, जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती रही हैं इससे पहले के चुनाव में, ये भी प्रदेश के नेता, ब्लॉक के नेता, आपकी पहली ज्वाइनिंग मैंने देखी जिसमें इंटरनेशनल लीडर्स जो है आपके साथ ज्वाइन कर रहे थे, कई देशों के 13 देशों के, उसमें से 4-5 स्टेज में भी बैठे थे जी। जापान के थे, कतर के थे, इंडोनेशिया के थे, और अबू धाबी के थे, सऊदी अरबिया के थे। तो ये करीब 13 कोऑर्डिनेटर वो थे जो कांग्रेस में, कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर थे अलग अलग देशों में, वो थे। अभी आपने चूंकि जिक्र किया था, मैं चाहता हूं कि आप वो मामला थोड़ा और समझाएं। जैसे आपने बताया कि आपके बेटे ने 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, कोर्ट के आदेश पे, नियमता 25 साल की उम्र होती है। वो पूरा प्रकरण क्या था और किस तरीके से आपने जो है अपने बेटे का चुनाव और किस तरीके से अदालत में किया? नहीं, वो चूँकि फतेहपुर से कहा गया था, हमारी नेता ने कहा था कि इसको लड़ाइए। हमने कहा कि इसकी उम्र कम है। बोले पूजा पाल की उम्र कम थी और वो हाई कोर्ट के आर्डर से लड़ गई थी। तो मैंने पता लगाया, हम सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड क्या था उसमें गए, उन्होंने डेट बढ़ाने से इंतज़ार कर दिया, तो हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में काफ़ी दिन केस चलने के बाद उन्होंने आर्डर कर दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उम्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं, घटाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, कम करके नौकरी ले लेंगे और इनकी उम्र बढ़ाई जाती है। तो उन्होंने उसकी उम्र बढ़ा दी हाई कोर्ट ने, और उस बेस पे वो चुनाव लड़ गए। नसीमुद्दीन जी, मैं आपसे और बात करना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से सपा ज्वाइनिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मंच से आपने वो एक शेर सुनाया था कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे वाली कहानी भी अगर आप बताते चले, फिर मैं आपके बचपन बादा में जाके वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कहानी, लेकिन ये बता के अगर आप करें तो ज्वाइनिंग वाला पार्ट खत्म हो जाए और आपके जीवन के हम शुरुआती किस्सों से शुरू करें। देखिए, ज्वाइनिंग अपनी जगह है। ज्वाइनिंग से पहले 2012 से ही मैं नेता विरोधी दल था विधान परिषद में। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी पूरी सरकार थी। तो मैं जब मंत्री था तब भी चाहे जिस पार्टी के लोग होते थे, मैं सबका सम्मान करता था। माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, उस समय वो कांग्रेस में थे, एमएलए थे, तो पीडब्ल्यूडी से अपने क्षेत्र में विकास के लिए हज़ारों करोड़ रुपया ले गए। राधा मोहन अग्रवाल थे, अब वो शायद राज्यसभा के एमपी बन गए। बहुत सारा पैसा विकास के लिए ले गए। मेरे उसी समय से जब मैं मिनिस्टर था, 4 बार मिनिस्टर रहा, मैंने ये कभी नहीं देखा कौन किस दल का है। मैं अगर किसी दल का पदाधिकारी हूँ तो दल का हूँ, और अगर मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं सबका हूँ। उस समय कोई विरोधी या वो नहीं हूँ। कुर्सी में आने के बाद मैं सबका हूँ, संगठन में आने के बाद मैं अपने दल का हूँ। उसी हिसाब से मेरी बात होती रहती थी उनसे। कई बार शादियों में मिल गए, एक आध बार प्लेन मिल गए, एक आध बार कई बार मैं उनसे मिलने भी गया, वो बाहर तक छोड़ने आए। मुझे ये अदा भा गई उनकी। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री रहा हो, मेरे जैसे अदना से आदमी को मना करने के बाद जो स्वागत सत्कार उन्होंने, मेरा भर नहीं और भी लोग, मैं देखा तो ये बड़ी बात है। और उनसे मैंने सीख ली, और मैं भी कोशिश करता हूँ कोई मेरे यहाँ आए तो 4 कदम चल करके मैं छोड़ने जाऊँ। बिल्कुल, ये हमने मैं इससे प्रभावित हूँ, और उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि ये मेरे नेता। कहा नहीं उनसे,
मैंने दिल में सोच लिया कि ये नेता ऐसा होना चाहिए यार, ये मेरे नेता हैं। एक उत्सुकता बढ़ गई, जो मैंने कही थी ना कि लगी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उल्फत माने चाहत, जी। तो एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ है। आप कुछ उन चुनिंदा नेताओं से हैं। नेताओं का एक ये राजनीति का ही सिस्टम है, आदमी दल छोड़ता है, दूसरे दल में जाता है, पिछले दल के लिए जो है तमाम बुराइयां करता है, उसमें सीमाएं भी लागी जाती हैं। आप आज भी जब बसपा के लिए बात करते हैं तो बहन जी के लिए बहुत सम्मानित तरीके से बात करते हैं। आप कांग्रेस छोड़कर अभी सपा में रिसेंट ज्वाइन हुए हैं, उस पर भी आप बात करते हैं तो अक्सर ये कह ही देते हैं कि मैं मिसफिट हो गया, मुझसे काम नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। आपका ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी पॉलिटिक्स का ये पैटर्न क्या है और ये किस तरीके का मैसेज है कि लोग पार्टी छोड़ते हैं और दूसरे दल की बुराई करने लग जाते हैं? आपको ये नहीं देखा गया। आप ये जिस अभी भी बात कर रहे हैं, चाहे बहन जी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आप बहुत सहजता से रखते हैं। ये इतना धैर्य, इतना सौम्यता आप कैसे ला रहे हैं? ये अनुभव का तकाजा है या राजनीति का कोई खेल? आपने सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू कहा। एक पहलू तो वो होता है जो छोड़ के जाता है, और एक पहलू वो होता है जिसको छोड़ के जाया जाता है। जी। आपने मेरी बात तो कह दी, मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ, क्या एक कांग्रेसी कोई ऐसा मिला जिसने मेरे बारे में बुरा कहा हो? नहीं। जबकि जो इससे पहले कांग्रेसी गए सबके बारे में बुरा कहा। मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं दिल जीतने का मैंने काम किया, और मैं ये साबित करके आया हूँ कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने पार्टी छोड़ने के 1 महीना 13 दिन पहले प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, और पीसीसी में भरे में कह दिया था कि अगर मेरे हिसाब से मैं अगर काम नहीं कर पाता हूँ तो मैं फैसला ले लूँ। मैंने किसी को डार्क में नहीं रखा। राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता, जिसको भागना है आज इस मीटिंग कर रहे हैं, कल के दिन दूसरी जगह चले गए। बिल्कुल। तो मैंने दिल जीता है, और आज भी मेरे लिए सम्मानित है। मेरी कोई दुश्मनी कांग्रेस से थोड़ी है, मेरी दुश्मनी कोई बीएसपी से थोड़ी या उनके नेताओं से थोड़ी। मेरी ये तहजीब में है। मेरी जो तहजीब है वो गवारा नहीं देती, इजाज़त नहीं देती है कि मैं ज़बरदस्ती किसी, हाँ मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगता तो सफाई देता। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता। आप ये मोबाइल मैं ले रहा हूँ और आप कहेंगे मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, तो मैं सफाई दूँ मैंने चोरी नहीं की। जी। क्या वजह लिया है, ये मेरा अधिकार है, तो मैं ये करता, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मैं चाहता हूं कि हम बादा चलें, और साल 1959 था अगर मैं सही हूं जब आपका जन्म हुआ? हाँ, 4 जून 1959। 4 जून 1959। कैसा आपका बचपन रहा? बादा की गलियों की यादें। आप कैसे बच्चे थे? शरारती थे या बहुत स्टूडियस टाइप के थे? अपना बचपन अगर आप हमें बताएं। अब आप मेरी कमी मुझसे पूछ रहे हैं। आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप ही बता पाएंगे। आपका बचपन देखा हुआ लोग तो अभी शायद कम ही बचे होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ऐसा है, हम गांव में रहते थे पहले। हमारी पहले पूर्वजों की जिम्मेदारी थी। मेरे दादा बैरिस्टर थे। वो एक पुराना महल सा हुआ करता था, हमने नीचे मकान बनवा लिया था। फिर वो बड़ी जगह में था, तो फिर हमारे चाचा फिर वहीं चले गए। नदी के किनारे है, केन नदी के किनारे 1 किलोमीटर बाद एमपी शुरू हो जाता है। जी। हमारी खेती बाड़ी एमपी में भी है, यूपी में भी अभी भी। और ये उत्तर प्रदेश बनने से पहले, जब मैं नहीं पैदा हुआ था, 1952 में तक संयुक्त प्रदेश था। जी। 1952 में ये उत्तर प्रदेश बना। और मेरा गांव पहले तहसील था, लोग कहते हैं ज़िला भी था। वहाँ किला है, वहाँ तहसील की बिल्डिंग अभी बनी हुई है, लोग कहते हैं पहले ज़िला भी था। तो बच्चों की आदत होती है कंचे खेलने की, मैंने कभी नहीं खेला। बच्चों की आदत होती है पतंग उड़ाने की, मैंने कभी नहीं उड़ाया। कभी कबड्डी खेल लिया, बाद में वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। और गाली मुझे आज तक नहीं आती। हम 8 भाई थे सगे, एक बहन थी। 52 भाई थे चाचा ताऊ के। गाली मुझे नहीं आती है। बहुत ऐसे बचपन से भी मैं ऐसे ही था। पढ़ने में कम था, खेलने में ज़्यादा था। हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, फिर LLB में यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर। कानपुर। LLB मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट।
लेकिन शुरू में पढ़ने में नहीं, खेलने में ज़्यादा था। खेल पूरा परिवार खेलता था। अच्छा, हमारे सगे भाइयों की टीम बना दी जाती थी और पूरी यूपी को एक तरफ कर दिया जाता था, कोई जीत नहीं सकता था। कौन से खेल आप? वॉलीबॉल? वॉलीबॉल। बड़े भाई सबसे बड़े जो थे वो एक्सपायर हो गए। फुटबॉल भी खेल लेते थे कभी कभी। वो दौड़ते ज़्यादा, रेस ज़्यादा लगाते थे वो। आपने फिर आर्मी ज्वाइन किया, उसको आपका पहले मन क्या था? पॉलिटिक्स, जब एक ग्रेजुएशन, जब आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे होंगे, लगभग उसी समय व्यक्ति अपने कैरियर को तय करने की जद्दोजहद में रहता है और चुनना चाहता है कि मैं क्या करूँगा। आप आर्मी में गए, फिर पॉलिटिक्स, दोनों बहुत अलग अलग है। देखिए, अच्छा, मैं डिफेंस में था, मेरी माँ बीमार हो गई, कोमा में चली गई। छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरी माँ जब होश में आई तो उसने 12 साल तक एक बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ ये कहा कि या खुदा, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मेरा इसका सिला मुझे ना मिले, इसको मिल जाए। उनके मरने के बाद उस दुआ का असर है। एक ज़रा सा भी कीड़ा पॉलिटिक्स का नहीं था। लाइफ में पहली बार चुनाव लड़ता हूँ एमएलए का, 91 में, जहाँ 6% मुसलमान वोट, 6%। सामने जमुना प्रसाद बोस 7 बार के एमएलए और 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, और उस वक्त भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। बीजेपी से रामचंद्र शर्मा जो सिटिंग एमपी थे, दोनों का सर्वनाश हो गया। उनके सामने एक ज़रा बच्चा जो है, कांची राम साहब ने कहा तू लड़ जा, तो साहब हार जाऊंगा। तू नहीं हारेगा। पंजाब के थे वैसे ही, वो अपनेपन में भी बहुत कुछ बहुत बहुत चाहते थे। वो बहुत किस्से हैं उनके साथ। खैर, काशीराम जी का नाम आ गया है, आपको मैं रोक रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं चाहूँगा काशीराम जी से आप शुरुआत करें। पहली बार आपकी कब मुलाकात हुई? मिलने से पहले आपका उनके लिए क्या विचार था? मिलने के बाद कैसे विचार बदले? और उनके साथ के अनुभव अगर आप बताना चाहें। कांची राम साहब को फॉलो मैंने 83 से शुरू कर दिया था, नौकरी छोड़ते ही। लेकिन उनसे जान पहचान नहीं थी। ये छतरपुर में एक, मध्य प्रदेश में छतरपुर है, हमारे ज़िले से लगा हुआ है जी। वहाँ उनका प्रोग्राम था। छतरपुर में हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, तो हमारे ये दद्दू प्रसाद जी और एक बीएल जी थे, राही जी, सब लोग कहने के चलना वहाँ। मैं कहा यार, बांदा में, मुझे कहना नहीं, वहाँ आपकी रिश्तेदारी। हम लोग गए वहाँ पर। वहाँ पर थोड़ा सा शिवसेना के लोगों ने बवाल कर दिया था। शिवसेना? जी। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा वो लड़के को बुलाऊं स्टेज में। बोले चमार हो? मैं कहा नहीं, मुसलमान हूँ। अच्छा, मैं कहूँ यार वही तो मैं कहूँ, ये कहाँ रहते हो? छतरपुर में। मैं कहा नहीं, मैं छतरपुर का नहीं, यूपी का बांदा का हूँ। अच्छा, बांदा के? वो ले गए, मैं उनका कैडर सुन ही चुका था। ले गए, गेस्ट हाउस ऊपर था, पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ी एरिया है जी। उसमें। उन्होंने 2.5-3 घंटा मुझे कैडर पे लाया। मैं उसको वैसे ही लाइक करता था। फिर उन्होंने बोला कि दिल्ली आना, मैं गया नहीं। 91 में मेरी जगह टिकट मुसलमान, एक हमारे डॉक्टर खलील साहब थे, वो कई पार्टियों में रह चुके थे, उनका हो गया। कांची राम साहब ने उनसे पूछा, दीवान रघुनाथ सिंह लोधी थे मंडल अध्यक्ष, बोले वही लड़का लंबा वाला जो छतरपुर गया था? कहा जी साहब। अच्छा, लंबे? वो मुझसे ज़्यादा हैं, इतने लंबे। जब टिकट उनका हो गया और मैंने मांगा भी नहीं था, जी। तो राज बहादुर साहब ये प्रदेश अध्यक्ष थे जो यहाँ बैठते हैं कांग्रेस कार्यालय में। जी। ये प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपका टिकट हो गया। मैं कहा मेरा नहीं हुआ। हाँ, मैंने मांगा भी नहीं। कहा क्यों? डॉक्टर खलील नहीं आप? मैंने कहा मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी हूँ, डॉक्टर खलील का हुआ है। वो अंदर गए, सब बुला लिए गए हम। उस समय झांसी मंडल था, चित्रकूट मंडल नहीं था। कांची राम साहब थोड़ा दीवान रघुनाथ सिंह लोधी के ऊपर नाराज हुए। बोले मैंने तुमसे कहा था वो लंबा और लड़का है तो लंबे। तो कहा ये, मैंने कहा ये छतरपुर गए हैं क्या? बोले कि तुम लड़ जाओ। मैं कहा साहब मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, मेरे घर से बात ही नहीं हुई, मैं हार जाऊंगा। बोले नहीं, लड़ जाओ। लड़ गए। जो हालत बनी के बाद हारने के लिए लड़े, जीत गए। इसके बाद उनके साथ कई बार
साइकिल रैली में, कहीं किसी उसमें, कहीं किसी उसमें। फतेहपुर की एक घटना मुझे याद है। हम लोग साइकिल रैली चलाते हुए पहुँचे सहारनपुर से। मैं एमएलए था, वो इटावा से एमपी थे। गेस्ट हाउस टूटा फूटा था, बीच में दरवाज़ा था, वहीं हम लोग रात को लेट गए। बड़े कमरे में वो थे, छोटे कमरे में मैं अपना लेट गया, और कई लोग दूसरे कमरों में पड़े थे। रात को मुझे लगा कि यार कांशीराम साहब बहुत खांस रहे हैं, तो मैं उठ के गया। दरवाज़ा बीच में था, देखा तो एक साया टहल रहा था, खांस भी रहे थे। तो मैं कहा यार क्या करूं, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। बोले कि क्या है? खोला दरवाज़ा, बोले क्या है? मैं कहा साहब आपकी तबीयत ख़राब है? बोले हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। मैं कहा साहब दवा ले लीजिए। क्या दवा नहीं है? कहा साहब मुझे बता दीजिए, मैं कोई मेडिकल स्टोर खुला करके मैं ले आता हूँ, दवा नहीं मिलेगी। तू बैठ जा महाराज, समझ ले, फिर दवा ले आ। रोज़ाना मैं 10-11 बजे सो जाता हूँ और 1-2 बजे मेरी नींद खुल जाती है, और मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाए और वो दुनिया से चले गए। मैं कांशीराम, जो दबे कुचले समाज को हुक्मरान कौम बनाने का सपना है, मैं बना पाऊँगा या मैं भी मर जाऊँगा? अरे हमने कहा साहब आप, हमारी उम्र आपको लग जाए? क्या डायलॉग बोल रहा है? ना तेरी उम्र मुझे लगेगी, ना मेरी मुझको लगेगी। जब तुझे मरना होगा तू मर जाएगा, जब मुझे मरना होगा मैं मर जाऊँगा। मतलब ये मुझे मर जाए, जा किसी मेडिकल स्टोर में या जहाँ मिले दवा ले आ। आंसू आ गए। तो वो आदमी जिसने एक पैसे की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, जिसने शादी नहीं की, कोई बैंक बैलेंस नहीं किया, अपनी फैमिली छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, आज उनके भाई किस हालत में हैं, उनके भांजे भतीजे किस हालत में हैं। और ये मोना हो गए थे, वो सरदार थे, सिख हैं जी रामदासी चमार थे, सिख थे ये। जी। तो इन्होंने जब 8वीं पढ़ते थे, ये मदरसे में पढ़े हुए हैं, पहले मदरसे में पढ़े हैं। अच्छा। उर्दू में ही लिखते थे ये। काशीराम जी। उनको उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, कई भाषाओं का ज्ञान था। और कई वारदात हैं, वो कई बताने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, ख़त्म हो नहीं, जाएगी। आपको राजनीतिक रूप में वो क्या शिक्षा देते थे, क्या संदेश देते थे? क्योंकि आप राजनीतिक रूप में मुझे लगता है उनके बहुत ही करीब आ गए थे। कुछ उन लोगों में से थे जो उनके साथ, जिनका उठना बैठना था, बहुत सारे लोग उठते बैठते थे लेकिन निरंतर रूप में, और जिसको वो ये भी मानते थे कि राजनीति में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक शिक्षा उनकी क्या थी? क्योंकि एक सामान्य जो मानना है कि काशीराम जी सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के लिए सोचते थे, उनके बारे में बात करते थे। आप उनके बहुत करीब रहे हैं, राजनीतिक संदेश उनका आपके लिए क्या रहता था? पिछड़ों का तात्पर्य क्या है? कौन कौन पिछड़ा है, ये कांशीराम साहब की निगाह से देखते हैं अगर हम, तो पिछड़े का मतलब हिंदू ही नहीं, कोई भी पिछड़ा है, जाति से पिछड़ा नहीं। और उन्होंने एक हर किसी की कैपेसिटी परखी, और जब मैं एमएलए जीत गया तो मेरा टिकट काट दिया, कह दिया तू जा पश्चिम में बहन जी के साथ, तू एक सीट में जा करके लग जाता है, तू 50 सीटों में मेहनत कर सकता, तेरी कैपेसिटी वो है। अब इसको क्या मानूं? मैं चला गया, बच्चे छोड़ के, सब छोड़ के चला गया। पश्चिम में रहा, फिर पूरब में रहा, फिर बिहार में भी रहा, उत्तराखंड का भी प्रभारी रहा, दिल्ली का भी प्रभारी रहा, जीवन इसी में बीत गया। आप राजनीति में जब आप मायावती जी के साथ उनकी सरकार बनी, आप मिनिस्टर रहे, आपका उस समय क्या एम था कि किस तरीके से काम करना है, किस वर्ग को खास किसी वर्ग को खास तवज्जो देनी है, या कोई खास समस्या है जिसको मुझे ख़त्म करना है, या समाज में इस तरीके का काम करके मुझे नज़ीर बनाना है? देखिए, हर समय लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, कोई भी किसी की सरकार हो। अब आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस बात का जवाब अपने दिल में आप ले लीजिए कि विकास ज़रूरी है। बेरोज़गारी भी दूर की, 4,13,010 नौकरियां दी गई जी प्रदेश में। उद्योग को भी लाया गया। लखनऊ का विकास आप यहाँ देख रहे हैं। जी। मैं बांदा की बात आप करते हैं,
यूपी का पहला रिंग रोड, यूपी का नहीं इंडिया का पहला रिंग रोड बांदा में बना है। बांदा से लड़ता नहीं, जी, तब भी नहीं लड़ा। जन्मभूमि आपकी थी, आपकी नहीं नहीं constituency। नहीं नहीं, मतलब दूसरा है। बांदा के लोगों ने पहली बार में चुनाव लड़ा और पहली बार ही जिता दिया, और जब मैं हारने के लिए लड़ा उसके बाद जिता दिया। ये मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि मैं जीवन भर नहीं अदा सकता। मैं अपनी औलादों से कह के गया हूँ कि बेटा ये बाप का ऋण मेरे मरने के बाद तुम्हें उतारना है, अगर इस लायक होना, इसके अलावा कुछ नहीं। आप इसको आप क्या मान लेंगे? चलिए आगे चलो। अभी मैं अगला सवाल जो आपसे पूछूंगा, आप बादा से हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। जब आप सरकार में थे, मंत्री थे, तब भी आती रही होगी, और ये माना जाता है कि हर बुंदेलखंड वासी चाहता है कि उसको अलग राज्य बना दिया जाए। आपका इस पर क्या है? देखिए, इस पर जो है मुझे, चूँकि अब मैं समाजवादी पार्टी में आ गया, इस समय ना मैं उसके खिलाफ कह सकता ना कुछ कह सकता। जब तक मैं अपनी पार्टी का मंतव्य नहीं समझ लूँगा, जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस पर बात नहीं कर दूँगा, मैं कुछ कह दूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ और कहें, तो ये तो अनुशासनहीनता हो जाएगी मेरे लिए। इस पे मेरी कोई बात नहीं, मुझे बात करने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्तमान सरकार जो चल रही है। आपने जब कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया, सपा ज्वाइन करेंगे, इस जो है घोषणा के बीच में जो समय था, बहुत अटकलें लगाई गई, आपसे बात की गई। आपने कहा कि बसपा वापस नहीं जाऊंगा और भाजपा नहीं जाऊंगा, उसके अलावा अन्य विकल्पों पे। आप भाजपा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं जो चल रही है 2014 के बाद से देश में, और जो है 17 के बाद से प्रदेश में? उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ, उनकी कारगुजारी से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। भाजपा में अभी 66 MLA ऐसे हैं, अब मैं ये कहूँगा कि मैंने बढ़ाई वो तो उचित नहीं, मेरे साथ काम किया। 8 मिनिस्टर और 1 केंद्रीय मंत्री, तो मेरे सभी लोगों से मेरी मुलाकात होती, बहुत से मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। भाजपा की विचारधारा से मेरा विरोध है, किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं। विचारधारा मेरे बेटे की अलग हो सकती है, मेरे भाई की अलग हो सकती है, इसका मतलब दुश्मनी थोड़ी। वैचारिक रूप में आपको भाजपा एक संगठन या एक सरकार के रूप में क्या क्या कमियां लगती हैं, और जो एग्जीक्यूशन उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं खासकर बात करूं, आपको ऐसे कौन कौन से काम है जिस पे आपको सख्त उससे जो है नाराजगी है, आपको लगता है ये तो बिल्कुल गलत है? आप ये बताइए, किसानों के ऊपर काले कानून लाद दिए गए, जाड़ा गर्मी बरसात बॉर्डर पे किसान, एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसान दिल्ली के बॉर्डर बैठे रहे, और यूपी के सब बहुत ज़्यादा थे, हरियाणा के भी थे, और दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, पंजाब के भी थे, लेकिन मामला तो दिल्ली का था। जी, यूपी के बॉर्डर बैठा दिया, पानी की बौछार मारी, रास्ते में कीले गाड़ दिए गए, 731 किसान मर गए। समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, आपने वो कानून वापस ले लिए और कह दिया काले कानून वापस लिए जाते हैं। जब वो काले कानून थे तो आपने उनको आप लाए क्यों? और जब आपको वापस लेना था तो लाए क्यों? और वो 731 जो मर गए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी मुँह बाय खड़ी हुई, महंगाई रोज बढ़ रही है। तेल के लिए जब दूसरी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो यही भाजपाई रोज चिल्लाते थे 51 रुपये लीटर था, आज कितना है? गैस सिलेंडर कितना था? यूरिया की बोरी, यूरिया का कट्टा 400 रुपये तक था, 50 किलो का। अब 45 किलो का यूरिया कट्टा 1600 रुपये 1700 रुपये का, ब्लैक ऊपर से। तो ये जो कंट्रोल होना चाहिए, लाइन ऑर्डर को तो पूछिए मत, जंगल राज कायम। क्योंकि सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने सख्त कर दिया है, सारे गुंडे या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो दुनिया छोड़ चुके हैं। अभी इसी महीने में मेरठ में एक शेड्यूल कास्ट की माँ बेटी के साथ क्या हुआ है, यूपी में है। एक हफ्ता पहले दूर नहीं सीतापुर में एक दलित बेटी, 5 साल की बेटी का रेप किया गया, हत्या कर दी गई, यूपी में है। हाथरस यूपी में था और है। महोबा में
घोड़े पे चढ़ने पे मैं गया था, वहाँ पर एक दलित समाज का जा रहा था, उसको नीचे गिरा करके बुरी तरीके से मारा गया। यूपी में है। सोनभद्र में क्या हुआ, यूपी में है। अगर सारे माफिया छोड़ के भाग गए हैं, सारे गुंडे भाग गए हैं, तो क्या हमारे जैसे शरीफ लोग कर रहे हैं ये, या उनको शरीफ मानते हैं? हमको शरीफ ना मानिए, छोड़ दीजिए, उनको शरीफ मानते हैं जो कर रहे हैं। सब भाग गए, तो ये कहाँ से आ गए? आए दिन हत्याएं, लखनऊ में हत्या। अभी जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, आपको क्या लगता है कि 27 में इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जो सरकार में है वो कह रहे हैं कि हम 300 प्लस सीटों पे आ रहे हैं। अखिलेश जी जिस पार्टी में अभी आप हैं वो कह रहे हैं कि जो है हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आपको राजनीतिक स्थिति क्या लग रही है? आपका बहुत बड़ा अनुभव है, आपने बहुत सारे चुनाव में सरकारों को जाते आते देखा है। देखिए, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए मुझे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। इसमें अगर मैं कुछ कहूँगा, जल्दीबाजी है। ये मेरा दिल कहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हालांकि पूरे सपाई समाजवादी पार्टी के सभी लोग लगे हैं। मैं आता या ना आता तब भी मुझे यही उम्मीद होती कि पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान प्रदेश सरकार चल रही है और ये कहा जा रहा है बार बार कि इसमें और दिल्ली में आपस में टकराव है, संगठन, आप राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और आपने संगठन में बहुत बारीकियों से काम किया है। आपको भाजपा का संगठन, क्योंकि आप उस दल से नहीं है, लेकिन दूर से देख के तो समझ में आता होगा क्या चल रहा है भाजपा के दल में। अभी मंत्री को विधायक घेर ले रहे हैं, आपके बुंदेलखंड की घटना है, महोबा की है, हमीरपुर, महोबा भाई, महोबा, वो राजपूत है, मैं जानता हूँ जी, जिन्होंने घेरा। ब्रजभूषण राजपूत। वो दिल वालों की बस्ती है, भाजपा जो है वो दिल वालों की बस्ती है। अजब है दास्तां उसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। असीमुद्दीन जी, आप शेर बहुत प्यारे पढ़ते हैं। आपको शेर व शायरी पढ़ने का समय कब, आप आर्मी में जाने के बाद ये शुरू हुआ या ग्रेजुएशन समय से आपको शेर व शायरी का शौक था? कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो धार्मिक किताबें हों या कुछ भी हों, एक ज्ञानवर्धन होता है। अभी मैं अपने मज़हब की पढ़ना शुरू कर दूंगा तो ये होगा कि ये धार्मिक प्रवचन करना जा रहे हैं, कर रहे हैं। ये कुरान हो, हदीस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, चारों वेद हो, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, उपनिषद हो, मनुस्मृत से पाराशर तक, कोई तो मैं हर एक को सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ता हूँ, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो बीच बीच में बोल देता हूँ। असीमुद्दीन जी, मैं एक चीज़ आपके बारे में जो मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगा, आपने कितनी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं? मुझे लगता है जितने नाम अभी आपने गिनाए वो सब आपने लगभग पढ़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। आप अभी सब घर में रखी हुई, चल के देख लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए। तो आप अगर कोई श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक सुना के कोई मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज या सोशल मैसेज देना चाहें हमारी टीम के माध्यम से। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मैं चुन नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उसने कहा उनके इतने देवी देवता हैं, उनके वो है। ऋग्वेद में आप देख लें, वो छोटा सा श्लोक है जी। ऋग्वेद में साफ साफ ये लिखा कि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, किंचन नास्ते, किंचन नास्ते, किंचन नास्ते। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वही तो हमारा है, वही आपका है। आप हिंदू कर लो, हमको मुसलमान कर दो, लड़ाई लड़ लो, आप मंदिर के नाम पे लड़ लो, हम मस्जिद के नाम पे लड़ लें, ये ठीक नहीं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। असीमुद्दीन जी, इसी शेर पे जो अभी बात चल रही है उसी से आपको लेके अक्सर ये राजनीतिक एक शगुफा चलता है कहें, क्योंकि आप हमेशा अपनी बातों से, अपने काम से इस बात को नकारते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको मुस्लिम चेहरे के रूप में, प्रदेश के
मुस्लिम पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित किया जाए। और आप जब सपा ज्वाइन किए तो भी इस तरीके की बात चली कि आज़म खान साहब से आप उनको रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि आज़म खान साहब अभी जेल में हैं और 27 चुनाव के लिए आपको उनका रिप्लेसमेंट बनाया जाता है। तो जब आपके लिए इस तरीके की बात होती है, उसको कैसे देखते हैं, किस तरीके का आपको क्या उस पर प्रभाव लगता है और आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है? मुझे जो लोग ऐसी बात करते हैं उनकी जनरल नॉलेज पे हंसी आती है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरा काम है। मैं अभी रोजे से बैठा हूँ, मेरा काम। मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितना रोज़दार का करता हूँ। जो व्रत रखते हैं जितना ही सम्मान करता हूँ, जो नमाज पढ़ते हैं उतना ही सम्मान पूजा पाठ करने वाले को करता हूँ। मैंने बाइबल भी पढ़ी, गुरु ग्रंथ भी पढ़े, मेरी एक हॉबी है। और जहाँ तक आज़म खान साहब का जहाँ तक सवाल है, आज़म खान साहब बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं। अब मैं आपसे कुछ प्रतिक्रिया चाहूँगा। जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो कुछ अलग अलग दल के लोगों ने उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी, मैं पहली प्रतिक्रिया आप ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने कहा कि आपसे ज़्यादा लोगों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी आए थे और क्या हश्र हुआ उसको देखा है, आपके आने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आपको दगा कारतूस कहा। मेरी आदत किसी की बुराई करने की नहीं है। उन्होंने मुझे क्या कहा है ये तो बाद में पता चलेगा ना। मैं क्या हूँ मेरा काम बोलेगा ना। जी, मैं मुंह से बोल करके फिर उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है। मैं उनकी बुराई करने लगूँ, उन्होंने भी मेरे साथ काम किया है, वो भी बहुजन समाज पार्टी में थे। मुझे लगता है वो जिला अध्यक्ष रहे होंगे तब आप अरे, बहुजन समाज पार्टी। जिला अध्यक्ष नहीं थे। जी, छोड़िए, क्यों गए थे मैं भी वही बताने लगूंगा तो मैं अपमान नहीं किसी करना चाहता। वो क्या बोल रहे हैं मेरा काम जवाब देगा ना। ये हुआ कि आप जब आए, एक व्यक्तिगत हमला एआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने आपके लिए दो बात कही। एक तो ये कही कि आप पुराना जनरेटर हैं, आवाज़ तो करेगा, रोशनी नहीं देगा। दूसरी जो बात कही वो व्यक्तिगत बात थी कि अखिलेश जी को आपसे सावधान रहना चाहिए, कहीं आप उनकी रिकॉर्डिंग व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक ना कर दें। उनका इशारा पिछले प्रकरण से था। देखिए ऐसा है, अगर कोई मुझे झूठा इल्ज़ाम लगा के आरोपी बनाना चाहता है तो चाहे रिकॉर्डिंग के जरिए हो चाहे जैसे हो, अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार मुझे कानूनन भी है और प्राकृतिक भी है। मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, किसी को कटघरे में नहीं खड़ा किया। जो मेरे ऊपर आरोप लगे वो मैंने किए। पुराना जनरेटर की बात कह रहे हैं वो, चलिए भाई, हर किसी को पुराना होता है। उनके घर में अब्बा हैं क्या, या उनके घर में कोई बुजुर्ग हैं क्या, उनको भी पुराना जनरेटर कहते हैं। और उस पुराना जनरेटर को कबाड़ के भाव कब बेचेंगे। तहजीब के दायरे में रहिए। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अभी भी मैं बदज़बानी नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तहजीब गवारा नहीं करती है। एक कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बारात जा रही थी तो लड़की दुनिया भर की शर्तें लगाई, ये खाएंगे ये खाएंगे। मैंने कहा कि भाई ठीक है, शर्त ये है कि जितने भी बाराती आएंगे वो 40 साल से कम उम्र के आएंगे। चले गए साहब, एक बक्से में सामान रखा तो एक बूढ़ा आदमी जो है उस बक्से में छुप गया। अब वो बक्सा उठा के ले गए और ले जाके वहाँ रख दिया। जैसे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि लड़की वालों ने कि भाई हमारी भी अब एक शर्त है कि आपको हर आदमी को एक एक बकरा खाना पड़ेगा, पूरा बकरा, सबके हिस्से में एक एक बकरा आएगा। आप सब परेशान, क्या करें यार, ये तो बड़ा खाना शब्द। तो बुढ़ऊ ने उसको खोला। बुढ़ऊ कोई हो सकता, मैं भी हो सकता हूँ बुढ़ा, आगे नहीं हो सकता हूँ, जो मैं आगे तजुर्बा नहीं बता रहा हूँ। उनका क्या बात है बताओ, अरे अरे बताओ ये मामला का सुनो। उनसे कह दो ठीक, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, एक बनाओ, पहले हम सब खा लेंगे, फिर दूसरा बनाओ, फिर हम खा लेंगे। हम 300 हैं, 300 बनाओ, बारी बारी से बनाओ। जहाँ उन्होंने जाके कहा तुम लोगों ने धोखा दिया, कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है, वो पुराना जनरेटर जरूर है। तो साहब पुराने जनरेटर ने पूरे सबकी इज्जत बचा दी। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं इज्जत बचाऊंगा, इज्जत वो बचाता है, मेरा खालिक मेरा मालिक वो बचाता है। कोई भी बात करें तहजीब के दायरे में करें। अगर मैं पुराना जनरेटर था तो आपको रोकना चाहिए था,
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुझे दावत में क्यों बुला रहे हैं? फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने दावत बुलाया, मैं गया। इतना अच्छा तहज़ीब, इतनी अच्छी अखलाक उनकी, इतने अच्छे ढंग से, अभी नहीं 4-5 महीना पहले, कि पुराने जनरेटर को दावत क्यों दे रहे, उसके किनारे रहने देते ना। और उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए मेरे लिए कि बहुत सुना है और बहुत तजुर्बा है, बहुत ये है। तो तुम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हो। वो कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ बोल रहे हो। थोड़ा सा पूछ लो उनसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। वो कह रहे हैं भाई वो ऐसे से ऐसा, सिर्फ तारीफ ही करते रहे और तुम सिर्फ बुराई कर रहे हो। आपस में तालमेल नहीं। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, जो उनका काम उन्होंने किया, मुझे कोई बदज़बानी नहीं करना है। नसीमुद्दीन जी, आपने जब ज्वाइन किया तो एक अनायास एक चर्चा है, और जो फैक्ट तो है कि पिछले चुनाव में अखिलेश जी को भाजपा से अलग कई सारे मंत्रियों को, कई सारे बड़े नेताओं को, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, और एक समय तो ओम प्रकाश राजभर भी आए थे, और ये लगा कि सरकार बन जाएगी। अभी जब आपकी ज्वाइनिंग हुई और बाद में उन सब ने अखिलेश जी को एक तरीके से धोखा दिया, एक कई तरीके से पार्टी छोड़ी उनके लिए। जो ओम प्रकाश राजभर, तो अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई अखिलेश यादव के खिलाफ बोलता है तो उसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है। तो आप आए हैं और अखिलेश यादव की पार्टी में आपका क्या लगता है, आप ये एश्योरेंस, आपकी कुछ बात हुई है किस तरीके से संगठन के काम को लेके, आने वाली चीज़ों को लेके, कि इस तरीके की चीज़ें ना बने? हर पहलू पे बात हुई है, लेकिन मेरी कोई शर्त नहीं है। हर पहलू बात। इसके अलावा एक और सवाल जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा जा रहा था कि आप क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत लंबे समय पहले चुनाव लड़ा था, और क्या आपके बेटे भी जो कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उनको 3 लाख से अधिक वोट मिले थे, तो इस बार 27 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए क्या आप स्वयं चुनाव लड़ने आएंगे? ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अगर मेरा इस्तेमाल चुनाव न लड़ने से ज़्यादा है तो नहीं लड़ना है। बेटे को कहीं लगाना है, नहीं लड़ाना है, लड़ना है, ये उनको देखना है। लड़ाना है या नहीं लड़ाना, फैसला उनको लेना है। इस मामले में हर फैसला उनके ऊपर है। इस बातचीत को मैं समापन की तरफ ले जा रहा हूँ। उसमें मैं को चाहूँगा, आप पूरे प्रदेश की जो भी स्थिति अभी देख रहे हैं, यूजीसी का कानून आया जिसमें 2 वर्ग को लेके एक दूसरे से टकराव है, इसके अलावा 2 धर्म को लेके एक दूसरे से टकराव है। आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं, आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये टकराव की स्थिति जो भी प्रदेश में बन रही है, या किसी भी घर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए या दुनिया के लिए, आपसी टकराव की स्थिति तो सही नहीं होती है। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, पब्लिक के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, आम जनता के लिए, कि उन्हें किस तरीके के विचार अपनाने चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए? इस देश को आज़ाद कराने में सबका सहयोग है। मंदिर मस्जिद आज से नहीं है इस देश में, 2014 से पहले युग सदियों से थे। हिंदू मुस्लिम शुरू से रहते चले आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना मज़हब है, तो इस्लाम के पहले, इस्लाम के मानने वाले हों या कोई हो, मैं कहता हूँ सब के लिए पहले पैगंबर, पहला मानव तो हिंदुस्तान में ही उतरा था, आदम अलैहिस्सलाम। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं। देश ही नहीं रहेगा तो मंदिर मस्जिद कहाँ होंगे? कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश के भाईचारा को, अखंडता को, एकता को खतरा महसूस हो। मंदिर वाले मंदिर में जाएं, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएं, जैसे पहले जाते थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। अगर हिंदू को खून की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, अगर मुसलमान को खून की ज़रूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये गंगा जमनी तहजीब रही है। इस गंगा जमनी तहजीब को चलने दें। राजनीति इतनी घिनौनी न बनाएं कि एक इंसानियत पे ही खून बहने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब।